नमस्ते, मैं अंबिका यादव और मेरी दोस्त खुशी गुप्ता आज आपको इस वीडियो के ज़रिए NSCL स्कैम के बारे में बताएंगे। हम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और ये वीडियो शुरू करने से पहले हम प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार निगम को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें यह वीडियो बनाने का अवसर दिया। उस समय के प्रधानमंत्री का जो विजन था कि देश में एक सिंगल मार्केट का निर्माण होना चाहिए फॉर बोथ मैन्युफैक्चर्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और इसी विजन को पूरा करने के लिए साल 2004 में नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड का निर्माण हुआ। 2003 से साल 2006 में सरकार की तरफ से किए गए इकोनॉमिक सर्वेज ने यही रिकमेंड किया कि राष्ट्रीय स्तर पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए एक इंटीग्रेटेड मार्केट की जरूरत है। इसके बाद रंगराजन कमेटी का भी निर्माण हुआ, जिसका एम भी एक नेशनल स्पॉट मार्केट खड़ा करने का था। NSCL ने 2008 में अपने ऑपरेशन शुरू किए और आज ये 16 राज्यों में 50 कमोडिटीज की डिलीवरी बेस्ड स्पॉट ट्रेडिंग प्रदान कर रहा है। एक्सचेंज में भारत में कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए एक मार्केट निर्माण किया है और किसानों को कमोडिटी और शेयर्स के ट्रेड करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। NSCL पर सभी कॉन्ट्रैक्ट 1 डे ड्यूरेशन का है और दिन के अंत में सारी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की कंपलसरी डिलीवरी हो जाती है। NSCL को प्रमोट 2 संस्थाओं द्वारा किया गया था, पहला फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और दूसरा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 31 मार्च 2013 को कंपनी की शेयर कैपिटल में 4.5 करोड़ इक्विटी शेयर थे और हर शेयर की कीमत 10 रुपये थी, और ये सारे शेयर कैपिटल एक्सेप्ट 100 शेयर सिर्फ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ग्रुप्स के पास थे, जो मिस्टर जिग्नेश शाह ओन करते थे। NSCL ने रेपो और रीपर्चेज कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा। रेपो ट्रांजैक्शंस वह ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें सेलर अपने अंडरलाइंग एसेट्स स्पॉट बेसिस पर बेचता है और तभी बायर के साथ एक एग्रीमेंट में आता है कि कुछ समय के बाद एक निर्धारित कीमत पर वह वो गुड्स वापस खरीद लेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1 करोड़ में गुड्स बेचे स्पॉट डिलीवरी के लिए। यह गुड्स एक्सचेंज द्वारा मेंटेन्ड एक वेयरहाउस में रखे जाएंगे। उसी समय मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई एक एग्रीमेंट में आए कि 1 महीने बाद मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से यही गुड्स 1 करोड़ 1 लाख रुपए में खरीद लेंगे। अब इस ट्रांजैक्शन में मिस्टर एक्स को 1 महीने के लिए 1 करोड़ रुपए उधार पर मिल गए, जिसके अगेंस्ट कोलेटरल रखा गया वह कमोडिटी जो NSCL द्वारा मेंटेन वेयरहाउस में रखी गई थी, और मिस्टर वाई को 1 महीने में 1 लाख का मुनाफा हो गया। इसी तरह वह 1 साल में 12 लाख का मुनाफा कमा सकते हैं। अब कुछ कमोडिटी ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो कोई बैंक लोन ऑफर करता है और ना ही कोई इन्वेस्टर उधार देता है, पर एक्सचेंज के बीच में आने से इन्वेस्टर्स को डिफ़ॉल्ट का डर नहीं था, और इसलिए इस मैकेनिज़्म के चलते इन्वेस्टर्स ने 25 से 36 दिन के लिए उधार देना शुरू करा, जिस पे उन्हें 15 से 16% रिटर्न मिलता था। तो अब आते हैं कि यह घोटाला इतने लंबे समय तक कैसे चला। तो इसकी शुरुआत 2 कॉन्ट्रैक्ट T+2 और T+25 से हुई। T+2 मतलब ट्रेड के 2 दिन बाद पैसा इन्वेस्टर से बोरोवर्स के पास पहुंच जाएगा और इन्वेस्टर्स को उनके पैसे के बदले एक लेटर इशू होगा जिसमें लिखा होगा कि वेयरहाउस में कितनी कमोडिटी रखी गई है। यह लेटर NSCL के पास जमा वेयरहाउस रिसीट पर जारी होती थी। 25 दिन बाद बोरोवर उधार चुकाता और अपनी रिसीट वापस ले लेता, लेकिन साइकिल यहीं ख़त्म नहीं होती थी। बोरोवर 25 दिन के बाद ब्याज चुकाता और दोनों पार्टी एक नया कॉन्ट्रैक्ट करके पोजीशन को रोल ओवर कर लेते थे, और यह सिलसिला महीनों चला। जुलाई 2013 में सरकार ने NSCL को कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट जारी करने से मना कर दिया, जिसके चलते पोजीशन रोल ओवर नहीं हो पाई। उससे 1 साल पहले भी कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर ने एक्सचेंज को चेतावनी दी थी और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को गैर कानूनी करार कर दिया था। अब बात आती है कि 5,600 करोड़ का डिफ़ॉल्ट हुआ ही क्यों? क्या कमोडिटी बेचकर इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाए नहीं जा सकते थे? पर स्टॉक में कमोडिटीज थी ही नहीं,
और यही इस घोटाले की जड़ थी। वेयरहाउस रिसीट फर्जी थी और गोदाम खाली थे। बोरोवर्स ने एक्सचेंज से जरिए जुटाया हुआ पैसा कहीं और निवेश कर दिया था। NSCL पर कमोडिटी ट्रेडिंग रुक जाने की वजह से मार्केट में पैनिक था और इसके चलते 8 अगस्त 2013 को NSCL ने एक कंप्लीट लिस्ट निकाली बायर्स और वो कितना स्टॉक होल्ड करते हैं उसकी। उसके बाद एक्सचेंज ने एक स्विस फर्म SGS फर्म को इंस्पेक्शन के लिए अपॉइंट करा। SGS ने कुछ 20 वेयरहाउस की इंस्पेक्शन करी और पता चला कि असल में वेयरहाउस ने जितना अमाउंट डिक्लेयर करा हुआ था और जितने अमाउंट के अगेंस्ट NSCL से फाइनेंसिंग ली गई थी, असल में वेयरहाउस में उसका 20% भी स्टॉक नहीं था। ऐसे स्कैंडल में ऑडिटर्स का रोल इग्नोर नहीं करा जा सकता। उनकी कंसेंट या उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना ऐसे फ्रॉड होना मुमकिन ही नहीं है। असल में स्टॉक्स की शॉर्टेज होना व कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ और अमाउंट मेंशन होना यह दर्शाता है कि ऑडिटर्स अपनी रिकन्सिलिएशन और स्टॉक टेकिंग ड्यूटीज़ सही से नहीं निभा पाए, क्योंकि सेलर को फाइनेंस उसी बेसिस पर इशू होता था जितना वह स्टॉक वेयरहाउस में डिपॉजिट करता था। इस समस्या का विशेष कारण कमोडिटी ट्रेडिंग और खास तौर से एग्रीकल्चर कमोडिटी की तरफ गवर्नमेंट की इनकोहेरेंट रेगुलेटरी अप्रोच है। कमोडिटी फ्यूचर में ओवरसाइट कमज़ोर है क्योंकि हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं है और जो मौजूदा रेगुलेटर्स हैं वो केंद्र सरकार की एक अंडरस्टाफ डिपार्टमेंट की तरह काम करते हैं। FMC ऑटोनॉमी ग्रांट करने वाला बिल कई सालों से डिले हो रहा है। एग्रीकल्चरल कमोडिटी में ट्रेडिंग और भी अनसर्टेन हो गई है, जिसका कारण सरकार के लगाए अन्य बैन्स और रिवर्सल है। ये सीरियस इन्वेस्टर को मार्केट में भाग लेने से डिस्करेज करती है, जिसके लिक्विडिटी और प्राइस डिस्कवरी पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऑल्दो सरकार ने काफ़ी तरीक़ों से स्पॉट मार्केट को प्रमोट करने की कोशिश की है, पर दूसरी रिस्ट्रिक्शन की वजह से इस रिफॉर्म का फ़ायदा बस एक स्मॉल क्लास ऑफ ट्रेडर्स को हुआ है, रादर देन फार्मर्स एंटरप्रेन्योर्स जो इस रिफॉर्म के हकदार थे।